नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि अपनी एक क्लास आ चुकी है आपदा प्रबंधन से संबंधित और आज अपने दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। तो जेल प्रेरी का एग्जाम नजदीक है। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं और जितना भी करवाया जा रहा है वो नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप क्लास को क्या डबल में भी देख सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। अभी सीधी सी बात ये है। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है भविष्य एजुकेशन, उसे ज्वाइन करना नहीं भूले क्योंकि उस पर कर्मचारी चयन बोर्ड आरपी से संबंधित जो भी न्यूज है वो सबसे पहले वहीं पर आती है और आपको कोई भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो तो आप एडमिन या ओनर को मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या है कि जो भविष्य एजुकेशन चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूले। तो क्लास की पीडीएफ भी वहां पर मिलेगी भी। और जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन की आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें अपने क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपदा प्रबंधन से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में आंधी तूफान आम है भी। किस देश में आंधी तूफान आम है? तो आपको बता दूं, अमेरिका देश में। किस देश में? अमेरिका देश में आंधी तूफान क्या है, बिल्कुल आम बात है। सबसे ज्यादा आंधी तूफान अमेरिका देश में ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कौन सा है। तो भारत में सुनामी का जो चेतावनी केंद्र है वो क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। याद रखना कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से अपने भारत में? तो याद रखना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे ज्यादा क्या सुनामी से प्रभावित है क्षेत्र है। याद रखना, सुनामी क्या होती है कि सुनामी है कि जब जो समुद्र है, समुद्र की धरती के नीचे जब या कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण क्या है कि समुद्री तूफान उठता है, जिसके कारण जो क्या है समुद्री तूफान को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। चक्रवात थोड़ा सा अलग होता है। चक्रवात क्या कहते हैं? होता है कि हवा का दबाव घट जाता है और वायुमंडल दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण एक समुद्री तूफान उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहा जाता है। याद रखा कि भारत में चक्रवात प्रवण क्षेत्र कितना है? तो 8% है। कितना है? 8% है। ये जरूर याद रखना। दूसरा, याद रखना कि भारत में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कितना है? तो 12%। अभी कितना है? 12% है, जिसमें 4 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। कितनी आती है? 4 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। ये भूलना, जो भी मैंने ये बात बोली है ये नोट करना नहीं भूले या सीधी याद रख ले भी। इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर है आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सुनामी शब्द किस शब्द से बना है? सुनामी शब्द अपनी बात करें तो जापानी शब्द टी सुनामी से बना है। किससे बना है? टी सुनामी से बना है। जापानी शब्द टी सुनामी से बना है। तो सुनामी के बारे में अपने बातें कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो जंगल की आग झाड़ी की आग को कहा जाता है। लेकिन आपने वनस्पतियां पढ़ी होगी तो अपने जंगल की आग एक प्लास वनस्पति होती है, उसे कहा जाता है। तो जंगल की आग अपने कहा, अगर पूछा जाए नॉर्मली क्वेश्चन जीके में पूछा जाए तो जंगल की आग प्लास को कहा जाता है। लेकिन अपने आपदा प्रबंधन में पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग झाड़ी की आग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कितना है? तो 12% है। याद रखना कितना है? 12% है। और याद रखना कि भारतीय भूवैज्ञानिक, ये किसके अनुसार है? भारतीय भूवैज्ञानिक जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक या जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो कितना है? तो 12% क्षेत्र है। कितना है? 12% क्षेत्र। नेक्स्ट याद रखना कि गंगा में बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए, गंगा में बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए, बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए, प्रबंधन के लिए याद रखना कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की क्या की गई है? स्थापना की, आयोग की स्थापना की गई है।
कब की गई है? तो 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। नेक्स्ट याद रखना कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कहां पर है? तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण की स्थापना की गई थी और कहां पर है? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, सॉरी, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये याद रखना। तो ये याद रखना कि भारत में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कितना है? 12% है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। गंगा में बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई 1972 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? तो 1954 में हुई। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? तो एनडीएमए के अध्यक्ष मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना कि एनडीएमए की एनडीएमए की स्थापना एनडीएमए की स्थापना याद रखा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार, याद रखना कि 2005 के अनुसार धारा 3 के तहत की गई है। धारा 3 के तहत एनडीएमए की स्थापना की गई है। एनडीएमए होता क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, जो जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? अध्यक्ष प्लस 9 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? अध्यक्ष प्लस 9 सदस्य होते हैं। और अपने सेंटर में क्या होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल मंत्रालय याद रखना गृह मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। ये चीज याद रखना। अपने बात करें तो एसडीएम में जो स्टेट में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टेट में याद रखना कि स्टेट में याद रखना कि स्टेट में जो स्थापना की गई है वो एसडीएम में की गई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है। और अपने राजस्थान में एसडीएमए की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। कब हुई थी? राजस्थान में एसडीएमए की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है कौन? याद रखना, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री के बाद कौन होता है? तो गृह सचिव होता है। कौन होता है? गृह सचिव। ये याद रखना। तो एसडीएम में अपने कहां पर है? स्टेट में। हर स्टेट में एसडीएम में बना हुआ है। एनडीआरएफ एनडीएम में कहा है? तो सेंटर का है। एसडीएम स्टेट का है। और अपने राजस्थान में एसडीएम की स्थापना 2007 में। एक होता है डीडीएम, डीडीए। और ये डीडीए होता है, ये होता है जिला स्तर। क्या होता है? जिला स्तर पर होता है। इन्हीं की एक छोटी शाखा होती है जिला स्तर पर। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ये इतनी बातें याद रखना, एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें भी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्राकृतिक आपदा कौन सी है। प्राकृतिक आपदाओं की अपने बात करें तो परमाणु विस्फोट हो गया, रासायनिक रिसाव हो गया, तेल रिसाव हो गया। ये सभी क्या है? तो ये सभी मानव जनित घटना है। कौन सी है? मानव जनित घटना या मानव जनित आपदा है। क्या है? मानव जनित आपदा है। लेकिन भूकंप क्या है? तो भूकंप याद रखना कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव जनित आपदा होती है। और प्राकृतिक आपदा जो भूगर्भिक या मौसमी घटनाओं के द्वारा होती है वो प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। और मानव जनित होती है जो मानव की भूलवंश के कारण क्या कोई आपदा होती है तो उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहा जाता है। मानव जनित आपदा में एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना, कोविड-19 का। कोविड-19 एक प्रकार की क्या जैविक आपदा है। क्या है? जैविक आपदा है। क्योंकि चीन में जो वायरस बना था वो चीन के वैज्ञानिकों ने डिस्चार्ज किया था, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ना कि प्रकृति ने किया था। तो इससे मानव जनित आपदाएं सभी याद रहेगी। लेकिन याद रखना कि जो कोविड-19 है ये एक प्रकार की जैविक आपदा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है। और इसका नोडल मंत्रालय भी याद रखना कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका क्या करेगा? जैविक आपदा का नोडल मंत्रालय रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सुनामी का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुनामी के बारे में अभी अभी मैंने बताया था। सुनामी के सबसे बड़ा कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप का उठना और या ज्वालामुखी का फटना समुद्र के तल में, ये क्या है? सुनामी का
कारण है। सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो जापानी भाषा के शब्द से बना है। जापानी भाषा का क्या शब्द है? तो टी सुनामी से ये शब्द बना है। और भारत में प्रभावित क्षेत्र कौन से है? तो तमिलनाडु व अंडमान है, निकोबार है। क्या है? तमिलनाडु व अंडमान है, निकोबार इसके क्या है? प्रभावित क्षेत्र है। याद रखा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, ये आपको बताना है अभी। आपदा प्रबंधन अधिनियम अपने बात करें तो 2005 में। कब हुआ था लागू? 2005 में हुआ था। याद रखना कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में 11 अध्याय शामिल है। कितने शामिल है? 11 अध्याय शामिल है। और 79 क्या है? इसमें धाराएं हैं। क्या है? 79 इसमें क्या है? धाराएं हैं। ये मोस्ट मोस्ट बातें याद है रखना आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात आपने अभी बात की थी। चक्रवात क्या होता है कि समुद्र में क्या है कि वायुमंडलीय दबाव में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। और हवा का दबाव क्या है? घट जाता है, जिसके कारण क्या चक्रवात आते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि का होना, जिसके कारण क्या है कि हवा का दबाव घट जाता है और समुद्री तूफान उठता है, उसे क्या कहा जाता है? चक्रवात है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बाढ़ की मुख्य वजह क्या होती है? बाढ़ की मुख्य वजह आपको पता है कि भारी वर्षा होती है, इसी कारण सबसे ज्यादा क्या आती है? बाढ़ आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अग्नि के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो वन अग्नि आपको पता है कि जंगलों में आग किस कारण लगती है? बिजली का गिरना, बिल्कुल। गर्मी के कारण भी, मानव गतिविधियों के कारण। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। वन अग्नि के लिए मुख्य उपयुक्त कारण कौन सा है? तो सभी इसके कारण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनडीएमए की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको पता है नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में क्या है? बना हुआ है। और एनडीएमए की स्थापना याद रहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई। 2005 के तहत उसकी कौन सी धारा? धारा 3 के अनुसार। कौन सी धारा? धारा 3 के अनुसार इसकी स्थापना की गई। अभी अभी मैंने बताया था एसडीएमए, स्टेट में क्या होती है? एसडीएमए। एसडीएमए की स्थापना याद रखना कि धारा 14 के तहत की गई। जो अपना आपदा प्रबंधन अधिनियम है, इसकी धारा 14 के अनुसार एसडीएमए की स्थापना की गई। और राजस्थान में एसडीएमए की स्थापना याद रखना कि 6 सितंबर 2007 को की गई थी। तारीख भी बता दी, पहले मैंने सन बताया था 2007। तो 6 सितंबर 2007 को एसडीएमए की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री होता है इसका एसडीएमए का। नेक्स्ट है कि भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? ये बताना है भी आपको। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। नेक्स्ट है कि भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। 26 दिसंबर 2004 को क्या आई थी? सुनामी आई थी। इस सुनामी से याद रखना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत में भीषण भारत में भीषण तबाही मचाई थी। बहुत बड़ी तूफानी आई थी। और वो आई कब थी? तो 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। भोपाल त्रासदी गैस के बारे में याद रखा। भोपाल त्रासदी गैस, भोपाल त्रासदी गैस, भोपाल त्रासदी गैस के लिए याद रखना कि भोपाल त्रासदी गैस कब हुई थी? 1984 में ये क्या हुई थी? घटना हुई थी। और इसके लिए जो गैस जो कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट पे। ये याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, मिसाइल आइसोसाइनेट।
ये याद रखना। याद रखना कि भारत में सबसे बड़ी भूस्खलन की घटना कहां पर हुई थी, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई थी। कहां पर हुई थी? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये घटना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत में आए 1200 भूकंपों का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में आए 1200 भूकंपों का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो भूभौतिकी प्रयोगशाला के द्वारा, मौसम विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के द्वारा, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला। तो इनमें क्या रहेगा? सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी इसका क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। अब अपने बात करते हैं राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना याद रखना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? तो इसका मुख्यालय याद रखना, ये जो संस्थान है, ये मैं बता रहा हूं, ये जरूर याद रखना क्योंकि आपके टॉपिक है प्रमुख संस्थान। तो हैदराबाद में इसका क्या मुख्यालय बना है? भूभौतिकी का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? तो हैदराबाद में बना हुआ है, ये याद है रखना भी। 1961 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि आईएमडी, आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी 1875 में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना नई दिल्ली में है। लेकिन स्थापना के समय इसका मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता में हुआ करता था। बाद में क्या है, शिमला में भी चेंज किया गया था और पुणे में भी इसको क्या है रखा था, लेकिन फाइनली कहां पर बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय भू गर्भिक सर्वेक्षण, ये मत भूल जाना, इन दोनों में से एक जरूर आएगा कि राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला या भूवर्ग की जो भूगर्भिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब कि जो अपने जो बाढ़ ग्रसित या जो भी आपदा ग्रसित है उन क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? भूगर्भिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है, ये याद रखना। अगर आपसे मैं एक बात बताऊं कि 1900 पहले से कोई भी अगर पूछा जाए, स्थापना पूछी जाए, तो सॉरी मुख्यालय पूछा जाए 1900 से पहले पहले का, क्योंकि उस समय जितने भी विभाग बनाए थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे। और वो कहां पर बनाए थे? कि कोलकाता में, लगभग कोलकाता में क्या स्थापित किए थे, क्योंकि वहीं पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा राज किया था और सबसे ज्यादा सोना भी वहां से मिला था। और बाद में जो शिफ्ट है विभागों को नई दिल्ली में कर दिया गया, ये याद रखना। अगर मुख्यालय में अगर आपका क्वेश्चन कोई भी रह जाए तो कोलकाता और नई दिल्ली ऑप्शन है, तो नई दिल्ली पहले करना, बाद में कोलकाता करना। अन्यथा याद रखना जरूरी है, पहली बात तो याद रखना, इन दोनों को जरूर याद रखना। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला 1961 में हैदराबाद में, और भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण कहां पर बना है? 1851 में कोलकाता में बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आपदा न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दशक। आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक याद रखना कि 1999 से 2000 ईस्वी तक। याद रखना 1999 से 2000 ईस्वी तक का जो दशक था वो आपदा न्यूनीकरण से था। आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 13 सितंबर को मनाया जाता है। आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखना सासाकावा अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? सासाकावा अवार्ड दिया जाता है आपदा न्यूनीकरण से संबंधित। एक आपको बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय संधि है सेंडाई फ्रेमवर्क, ये जरूर पूछी जाएगी, सेंडाई फ्रेमवर्क भी किससे संबंधित है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क भी आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। और इसका कार्यकाल कब है? तो 2015 से लेकर 2030 तक जो कार्यकाल है वो सेंडाई फ्रेमवर्क का है। और इसे अभी तक 187 देशों ने अपनाया। कितने देशों ने अपनाया? 187 देशों ने अपनाया। और प्रथम बार अपनाने वाला देश कौन सा था? तो जापान था। कौन सा था? जापान था, ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण से संबंधित एक और अंतरराष्ट्रीय रणनीति है, वो कौन सी है? ह्यूगो रणनीति। कौन सी है? ह्यूगो रणनीति है। और इस ह्यूगो रणनीति का समय था 2005 से 2015 तक था। 2015 में सेडाई फ्रेमवर्क आ गया। लेकिन पूछ लिया जाएगा कि ह्यूगो रणनीति किससे संबंधित है, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बातें बताइए, 13 सितंबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस होता है, सासाकावा अवार्ड होता है वो आपदा न्यूनीकरण के लिए जाता है, और सेडाई फ्रेमवर्क जो समय काल है वो 2015 से 2030 का है। 187 देशों में प्रथम स्थान में, 187 देशों ने सेडाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। और प्रथम किसने अपनाया था? तो जापान ने अपनाया था। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने से प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपका क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो अपने बात करें तो भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने से प्रभाव उत्पन्न होता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। तो एल तरंग, इसके द्वारा एल तरंग क्या होती है, तो एल तरंग होती है कि भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी पर घूमने से प्रभाव उत्पन्न होता है, तो एल तरंग के द्वारा होता है। याद रखना कि भूकंप की कितनी तरंगे कितनी जो लहर होती है, तो भूकंप की तीन लहर होती है। कितनी होती है, तीन लहर होती है, एस पी और एल, एस पी एल होती है। अब पहले अपने बात करें तो सबसे पहले याद रखना पीएसएल याद रखना, पीएसएल याद रखना। तो पीएसएल को क्या कहते हैं, प्राथमिक व अनुदैर्ध्य, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, प्राथमिक व अनुदैर्ध्य क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। प्राथमिक भूकंप की तीन तरंगे होती हैं, प्राथमिक में अनुदैर्ध्य पी तरंग को कहते हैं। याद रखना पी तरंग सबसे तेज तरंग होती है, सबसे तेज तरंग होती है, और ये ठोस द्रव, ठोस द्रव और गैस तीनों क्या है माध्यम से गुजर जाती है, कौन सी, बी तरंग। दूसरी है एस तरंग, एस तरंग क्या है, पी से थोड़ी धीमी होती है, थोड़ी धीमी होती है, और इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक या अनुप्रस्थ कहते हैं, द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। तीसरी है पी तरंग, कौन सी है, सॉरी एल तरंग, कौन सी, एस तरंग के बारे में याद रखना, ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, कौन से माध्यम से, ठोस माध्यम से गुजर सकती है। और पृथ्वी की सतह पर जो होती है वो कौन सी होती है, एल तरंग होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक तरंग भी पूछा जाए तो एल तरंग होती है। सबसे खतरनाक तरंग के बारे में भी याद रखा कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है, तो एल तरंग होती है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमती है, या पूछा जाएगा सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है, तो याद रखना एल तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, एल तरंग होती है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की प्रमुख एजेंसी कौन सी है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की प्रमुख एजेंसी कौन सी है, तो एनडीआरएफ है। कौन सी है, एनडीआरएफ है, नेशनल डिफेंस रिस्पांस फोर्स क्या है, इसके लिए उत्तरदायी है। और सबसे मुख्य जो कौन सी, तो आपदा, एनडीआरएफ है। मैंने आपको 13 सितंबर बताया था क्या, याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 सितंबर नहीं, 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर है। और प्रथम बार कब मनाया गया था, तो 1989 में मनाया गया था। ये थोड़ी सी क्या रॉन्ग हो गया अभी, 1989 इसका क्या रहे ऑप्शन है रहेगा, ये मेरे से क्या मेरे अब याद आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में सबसे प्रभावित क्षेत्र सुनामी के लिए कौन सा है, तो पूर्वी तट है। कौन सा है, पूर्वी तट भारत में सुनामी से क्या है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ये याद रखना। चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया था आपदाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। कौन सी होती है, मानव जनित आपदा में। प्राकृतिक आपदाओं की याद रखना कि वे आपदाएं जो मौसम के द्वारा या भूगर्भीय घटनाओं के द्वारा होती है, ये याद रखना। तो कौन कौन सी आपदाएं हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं भूबाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया। और इनमें भी याद रखना कि जो भौगोलिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं में भौगोलिक घटनाएं कौन कौन सी है, तो भौगोलिक आपदा याद रखना कि बाढ़, सॉरी भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया और ज्वालामुखी का फटना होगा, ये क्या है, भौगोलिक घटनाएं। फिर आती है मौसमी घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं में भी मौसम के द्वारा जो घटनाएं होती है वो प्राकृतिक आपदाओं में आती है। और वो कौन कौन सी है, तो चक्रवात हो गया, दूसरा याद रखना कि बाढ़ हो गया, ताप लहर हो गया, शीतलहर हो गया, ये सभी क्या है, मौसमी घटनाएं हैं। एक चीज याद रखना कि सुनामी, क्या, सुनामी के बारे में याद रखना कि सुनामी कौन सी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदाओं में हाइड्रोलॉजिकल है। ये पूछा जरूर जाएगा कि प्राकृतिक आपदाओं में हाइड्रोलॉजिकल आपदा कौन सी है, तो हाइड्रोलॉजिकल आपदा सुनामी है। और दूसरी कौन सी है, ग्लेशियर का फटना, सॉरी ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल है आपदा है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मानव जनित आपदाओं के बारे में आपको पता है कि रासायनिक आपदाएं होते हैं, जंगल
सॉरी, तेल का रिसाव हो गया, गैस का रिसाव हो गया, जैविक आपदाओं के बारे में कोविड-19 का आपको मैंने बता दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपदा प्रबंधन के 20 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लास एक और करेंगे जिसमें आपके सभी क्वेश्चन क्या कवर हो जाएंगे और डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।